नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपनी स्टडी विद विकास में। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से अपने दिन की दिनचर्या को हमें एक निरंतर रूप में एक अच्छी दिनचर्या को बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा 21 दिन चैलेंज है। अब से आप सबके लिए 21 दिन चैलेंज रहेगा। और सबसे पहले क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है और पानी पीना है, 1 गिलास पानी। अब ये पानी आप गर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको गर्म करके हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सुबह सुबह डेली सबसे पहले उठें और सबसे पहले आपको क्या करना है, पानी पीना है। ओके, है ना। तो ये तो हो गया, आप उठेंगे, उठने का समय आप निर्धारित करिए। अब ये नहीं है जैसे उठिए आप तो सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टाइम से उठिए, अच्छे से उठिए, लेकिन उठने के बाद अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कीजिए। अपने अपने गोल बनाइए कि आज मुझे कितना, है ना, आज मुझे कितना क्या करना है, अपने जो पढ़ाई है उसको कितना टाइम देना है, उसको किस तरह से चलना है, कितने टॉपिक खत्म करने हैं, ये सारे चीज आप करिए। अब उठने का टाइम फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर किसी का टाइम एक जैसा हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने समय पर सोएं और अपने समय पर ही उठें। ये चीज आपको करनी ही करनी है। दूसरा, पानी वाला हमने बात कर दिया है। ये आपके लिए उठने का टाइम 1 पॉइंट और पानी का टाइम 1 पॉइंट। उसके बाद अपने दिन की योजना बनाएंगे। उस योजना को बना के अगर उसमें से आपने 90% या 80% भी आपने उसको कवर किया है, तो समझ लीजिए आपका जो टारगेट है वो बहुत अच्छे रास्ते पर है। ओके, 100% किसी का नहीं हो पाता है। अगर आप 100% कर रहे हैं तो फिर तो आप प्रो मैक्स खिलाड़ी हैं। उसके बाद व्यायाम, एक्सरसाइज तो करनी है आपको। लगभग आप 15 मिनट करिए, आप 20 मिनट करिए, 30 मिनट करिए, 40 मिनट करिए, लेकिन आप अपने एक्सरसाइज करिए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो वीडियो है ये, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ये आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। और आप अपना जो जितना भी टारगेट हुआ, अचीव किया है आपने, तो उसके पॉइंट आप लिखेंगे। आपने 2 पॉइंट किए, 3 पॉइंट किए, 4 5, है ना। तो आप अपने पॉइंट डेली डेली लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप ये करना शुरू करें। और अब कमेंट बॉक्स में अब मैं एक बात और कर लेता हूँ। मैं डेली द हिंदू की अब लगभग द हिंदू न्यूज़ जो है उसको ही कवर करने वाला हूँ। और डेली डेली पूरी न्यूज़ कोशिश करूंगा कि पूरी न्यूज़ कवर की जाए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए वो सारे कवर किए जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ क्या है, उसका जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का कटआउट देखेंगे, उसमें क्या न्यूज़ है। उसके बाद उस न्यूज़ को समझेंगे। समझने के बाद उससे रिलेटेड स्टैटिक देख लेंगे, उसके की पॉइंट देख लेंगे। और उसके साथ साथ उसके हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेंगे। बस इतना हमारा रहेगा। और साथ में जो भी चीज आपके डाउट रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, वो सारी की सारी हम क्लियर करते चलेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए सबके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें मुझे। और चलते हैं, देखिए एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती। सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हो, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। तो इतनी खामोशी से अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी को इतने प्यार से करो, इतने प्यार से करो, इतने आराम से करो कि आपके पड़ोसी को पता ना चले कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। और सपने, अब आपने क्या करा ना, हमें सपने पूरे करने हैं। आप सो गए रात में 8 बजे, सुबह को 8 बजे उठ रहे हैं, 12 घंटे की नींद लेने के बाद कह रहे हैं यार सपने पूरे करने हैं इसलिए मैं ज़्यादा सो रहा हूँ। सपने वो नहीं होते, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज पर। तो न्यूज, पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट टू वाइज एफआईआर अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्टर। जो सीजेपी का आपने सुना होगा, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चला था जंतर मंतर पर, जो 25 तारीख को, 25 जुलाई को हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। बहुत सारी सरकार ने इनकी बातें मानी। सरकार और स्टूडेंट के बीच में बहुत सारी बातें हुई नीट पेपर को लेकर। और उसमें ही आज सुप्रीम कोर्ट का बयान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितने भी बच्चे हैं, प्रोटेस्टर हैं, उनकी क्या होगी, जो एफआईआर हुई है उन पर, वो हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो ये न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करेगा। ये ये व्यक्ति हैं, आप इनको जानते होंगे, है ना, इनको जान रहे होंगे। ये कौन है, ये है सीजेआई, ठीक है। इन सीजेआई ने ही एक शब्द बोला था
बच्चों को, जो बच्चे हैं जो नीट पेपर में फेल हो गए थे या नीट पेपर की वजह से जिन्होंने कुछ बोला और अपनी बात लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो बच्चों को इन्होंने बोल दिया था कॉकरोच, पेटिसाइड बोल दिया था, कीड़े मकोड़े बोल दिया था। तो इस बेस पे ही, इनकी बातों से ही बच्चों ने गुस्सा आकर, आहत होकर एक पार्टी बना दी थी जिसका नाम था सीजेपी। सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी बना दी थी, और वो इतनी खतरनाक पार्टी बनी थी, उन्होंने इतना बड़ा देश में आंदोलन कर दिया और 22 मिलियन उनके क्या हो गए थे, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर हो गए थे। तो देखिए, जो सीजेआई है वो बोल रहे हैं कि हम अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए इन एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसमें केवल छात्रों के नाम है ना, को रद्द करेंगे। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों से सामाजिक संबंधित एफआईआर पर अदालत में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। बच्चों को तो छोड़ देंगे, ये बोल रहे हैं कि बच्चों को छोड़ देंगे जिन पर मुकदमे हुए हैं, लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। शायद उन पर हम अभी विचार विमर्श करेंगे, उसमें बाद विवाद होगा, उसमें डिबेट चलेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी या उनको छोड़ा जाएगा, वो बाद में देखेंगे। और ये है, हमने 2873 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान की है, बाकी सभी छात्र हैं। तो लगभग अब ये कह रहे हैं तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये बता रहे हैं कि 2873 हमने व्यक्ति ऐसे चुने हैं जो आपराधिक वाले थे, है ना, जिन पर पहले से मुकदमा चल रहा हो या पहले से ही उनके ऊपर आपराधिक केस चल रहे हैं। यह है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत रद्द करने पर सहमति जताई है। हालांकि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को इस राहत से बाहर रखा जाएगा। पुलिस के अनुसार 2873 लोग चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बता देता हूँ। चलिए, तो ये हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कह रहा है कि छात्रों को ऊपर जो एफआईआर हुई है वो 142 के तहत क्या करेंगे, हम रद्द कर देंगे। और मामले में ये जो मामला है ये किससे संबंधित है, जो नीट प्रोटेस्ट है, नीट यूजी प्रोटेस्ट से संबंधित ये मामला है। कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए हाई पावर्ड पैनल की बात की है। अच्छा, किन्हें राहत मिलेगी वो हमने समझ लिया है, लेकिन फिर भी हम हर चीज अच्छे से समझेंगे। जब हम कर ही रहे हैं तो अच्छे से न्यूज करेंगे। देखिए, किन्हें राहत मिलेगी। अब शांतिपूर्ण तरीके से जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, छात्रों को तो राहत मिल जाएगी, लेकिन गंभीर जो व्यक्ति थे, जिन पर ऐसे गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं, उनको राहत नहीं मिली है अभी तक। और पुलिस ने आपको बताया कि इसमें 2873 ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं, जो आए थे और प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे थे। ओके, अब ये जो होता है ना 142 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कंप्लीट जस्टिस पावर होती है वो आर्टिकल 42 देता है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी मामले में पूर्ण न्याय, कंप्लीट जो जस्टिस होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। अब आर्टिकल 1 और आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 19। अच्छा, ये हो गया हमारा 42, आर्टिकल 19 देखो। आर्टिकल 19 क्या कहता है, 19 कहता है पीसफुल प्रोटेस्ट के अधिकार की बात करता है। क्या करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करता है। ये समझना है, ये आर्टिकल आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद करने हैं कि आर्टिकल 19 आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि आर्टिकल 19 किस चीज की बात करता है। और आर्टिकल 19 के तहत ही कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आते हैं, है ना, उसके बाद पीसफुल असेंबली आती है, उसके बाद एसोसिएशन की स्वतंत्रता होती है। 3 चीजें हो गई। ओके, अच्छा, ये जो अधिकार होते हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, है ना, इनके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है आर्टिकल 19 पर भी। चलो अब हम समझते हैं। ये देखिए आर्टिकल 32 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 32 क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं। मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 136 क्या कहता है, स्पेशल लीव टू अपील, एसपीएल आती है। आर्टिकल 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड,
सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक रिकॉर्ड की तरह काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए उसके रिकॉर्ड को रखा जाएगा, उसके रिकॉर्ड को आगे के जो डिसीजन होंगे उसके उसमें उसका यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानूनी कानून सभी न्यायालयों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी। तो आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने डिसीजन देगा वो जितने भी हाई कोर्ट है हमारे देश के सब पर लागू होते हैं, सब पर बाध्यकारी हैं। आर्टिकल 144 कहता है कि सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। ठीक है, तो सिविल हो या जुडिशियल हो, सबके सब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ने पर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसे स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन संसद भवन के नरेंद्र मंडल कक्ष में किया गया था, इसका उद्घाटन। चलो एक शब्द और समझते हैं, ये समझेंगे हम, FRS। FRS क्या होता है, ये होता है फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम। मतलब आप उसके चेहरे से पता कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस ने नीट यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान जो फेशियल फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम का इस्तेमाल किया था, किसने किया था, दिल्ली पुलिस ने, यूजी प्रोटेस्ट के समय। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रोपोर्शनलिटी और लीगली जो वो होता है ना, लीगली में पेशी, है ना। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी इंग्लिश ऐसी है, ठीक है, लीजिटिमेसी या लेजिस्टिमेसी इसको बोलते हैं, की जांच करने की बात कही। अच्छा, यानी क्या या जो बात की थी वो क्या था कि जो तकनीक का इस्तेमाल है वो कानूनी सम्मत और उचित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ये बात की थी। अब इसमें हम ओके, तो इसमें हम ना अभी हमने क्या क्या देखा है वो देखते हैं। जैसे हमने जो FIR है उसकी बात की। FIR का मतलब क्या होता है, FIR बताया था मैंने। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, आर्टिकल 142 की बात की हमने, और जो जो सीरियस क्रिमिनल हैं उनकी बात की हमने, उनको राहत मिलनी मुश्किल है। पुलिस ने कितने लोगों को चिन्हित किया है, 2873 लोगों को। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, हाई पावर पैनल बनाया, पावर्ड पैनल बनाया। आर्टिकल 19 की बात की और FRS की बात की जो पुलिस ने यूज करा था। सुप्रीम कोर्ट की बात की हमने, तो ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। आदेश देने की ना शक्ति प्रदान करता है, ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। दूसरा है, इस शक्ति का प्रयोग केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर किया जा सकता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो बताना है 142, अभी समझा हमने 142 अभी समझा था जस्ट। तो आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है, क्या ये सिर्फ मौलिक अधिकारों पर ही हो सकता है, हाँ या ना। तो इसका देखते हैं, इसका कौन कौन सही होगा, एक और तीन। मौलिक अधिकारों पर नहीं, किसी भी अधिकार पर हो सकता है, तो एक और तीन राइट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो ये लिख रहा है, आर्टिकल 142 का दायरा केवल फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं है, इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए क्या है, व्यापक शक्ति देता है। तो दूसरा है हमारा, दूसरी न्यूज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरफेयर विथ बंगाल स्पीकर डिसीजन ऑन रिटर रीता वर्ता, है ना, रीता वर्ता। जो रीता वर्ता है ना, ये जो है इनके ऊपर जो LOP है ना, LOP मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात जो है वो की गई है इसमें। और समझते हैं ये कहाँ से संबंधित है, ये संबंधित है आपका वेस्ट बंगाल से संबंधित ये न्यूज आ रही है। और इस न्यूज को हम देखते हैं क्या न्यूज है और इसके अच्छे से पॉइंट भी समझते हैं। हाई कोर्ट ने ये, अब मुझे नहीं पता कैसे लिखा जाता है, ऋतव्रता
मामले में बंगाल स्पीकर के फैसले में दखल देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम जो स्पीकर का फैसला है उससे हम इनकार करते हैं। उन्होंने जो कहा है हम उसको उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहते, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए क्या हुआ ना, जो रीताव्रत बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से चुनौती देने वाली याचिका पर मामला कहाँ पहुंचा, हाईकोर्ट पहुंचा है। जो तृणमूल कांग्रेस है उसने मामला पहुंचा दिया हाईकोर्ट में कि इसको देखो, इसका डिसीजन लो, हमें इसको रोक लगाओ। उसके बाद जो जो कोलकाता हाईकोर्ट है ना, जो कोलकाता हाईकोर्ट है कि जो डिसीजन बेंच है ने तत्काल हस्तक्षेप से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया। उसके बाद हाईकोर्ट का निर्देश आया कि जो डिवीजन है ना, डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच को मामले पर 2 महीने के भीतर अंतिम फैसला देने का निर्देश दिया है, डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच को। उसके बाद अच्छा फिलहाल क्या होता है, फिलहाल नियुक्ति पर कोई अंतरिम वो नहीं है, राहत नहीं है ना, अंतरिम रिलीफ नहीं दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो विधानसभा के कामकाज में तत्कालिक हस्तक्षेप क्या है, उचित नहीं है। अच्छा विवाद क्या था, विवाद क्या हुआ था, विवाद समझते हैं। विवाद क्या हुआ था, विवाद हुआ था जो टीएमसी है ना, टीएमसी के अंदर एक जो अच्छा इलेक्शन के बाद लगभग लगभग पूरी टीएमसी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस लगभग लगभग बिखरती गई है, पूरी की पूरी। ऐसा समझो कि वो पूरी की पूरी तरह बिखर गई है, पूरी तरह बिखर गई है। उसमें कुछ जो विद्रोही गुट हैं, विद्रोही गुट ने जो ये हैं रीताव्रत जो बनर्जी हैं उनको एलओपी नियुक्त कर दिया या बनाने का समर्थन किया। एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन पार्टी के कुछ विधायकों ने आरोप लगाया है कि जो ये एलओपी है ना, एलओपी की जो नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव में हस्तक्षेप कर दिया उन्होंने। शिकायत जो हुई थी, शिकायत में ना 70 हस्ताक्षरों में से लगभग 14 हस्ताक्षर क्या हुए, ब्लॉक लेटर में। ब्लॉक लेटर में अच्छा विधानसभा स्पीकर की भूमिका क्या होती है वो समझ लेते हैं, क्योंकि विधानसभा स्पीकर की यहाँ पर बात की जा रही है। विधानसभा के जो स्पीकर ने जो रीताव्रत बनर्जी को क्या बनाया था, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया। लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के निर्णय में हस्तक्षेप से क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसके स्पीकर के निर्णय में। हम ये देखते हैं, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर सत्येंद्र बोस द्वारा रीताव्रत बनर्जी को लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त करने के फैसले में हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। हालांकि एलओपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सिंगल बेंच को 2 महीने के भीतर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। अब हम समझते हैं इस पर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, भारत में विधानमंडल में लीडर ऑफ अपोजिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित संवैधानिक पद है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये स्पीकर का जो पद है वो भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं। इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सदन में सरकार की नियुक्ति और कार्यों की संसदीय जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, तो ये क्या है, ये ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लीडर ऑफ अपोजिशन को विभिन्न वैधानिक एवं चयनीय समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। तो तीसरा ऑप्शन क्या ये ठीक है या गलत है, ये भी ठीक है। ये दूसरा भी क्या है, ठीक है। चौथा देखते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की नियुक्ति के मामले में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है कि नहीं होती है, तो ये भी क्या है, होती है। तो राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर 2 3 4, 2 3 4 ठीक। कथन ये क्या है, गलत है। लीडर ऑफ अपोजिशन कोई ऐसा पद नहीं है जिसे संविधान ने सीधे परिभाषित किया है। संसद ने इसे सैलरी एंड अलाउंस
अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 जैसे वैधानिक प्रावधानों से मान्यता मिलती है। राज्य से संबंधित विधानसभा के नियम महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। जो इसकी विधानसभा ने नियम बनाए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, 2, 3 और 4 में क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन को लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष की ओर से सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कई महत्वपूर्ण समितियां, संस्थागत प्रक्रियाओं में उनकी क्या होती है? भूमिका होती है। अब नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स से संबंधित, है ना। ब्रिक्स से संबंधित न्यूज है तो देख लेते हैं क्या न्यूज आ रही है। देख, न्यूज है ब्रिक्स कॉल यूज कार्बन टैक्स पुनिटिव यूनिलैटरल। ये है कि ब्रिक्स ने जो यूरोपियन यूनियन के जो कार्बन टैक्स को दंडित और एक तरफा बताया है। ये कह रहे हैं जो कार्बन टैक्स लगाता है यूरोपियन यूनियन वो एक तरफा है ना, एक तरफा। तो इसमें हम बात करेंगे और समझेंगे हम क्या क्या है। देखो, जो ब्रिक्स की मीटिंग है ना, जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, 12वीं ब्रिक्स समिट हो रहा है, यह है इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो हो रही है ब्रिक्स की 12वीं, वो हो रही है भारत में, मतलब इंडिया में। इंडिया में हो रही है। इंडिया में भी कहाँ? न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में। और ब्रिक्स देशों ने जो ईयू है उसका जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, मतलब सीबैम को एक तरफा दंडात्मक भेदभावपूर्ण और संरक्षणवादी बताया है। किसने बताया है? ब्रिक्स ने। जो ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स कह रहा है कि ईयू गलत कर रहा है और ब्रिक्स ने कहा है कि ऐसे उपाय विकासशील देशों की क्लाइमेट चेंज से, ब्रिक्स कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने और क्लाइमेट रिलीजियंस बढ़ाने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। मतलब इन लोगों ने पहले तो अपना जितना भी लूटना था लूट लिया, उसके बाद जब जो विकसित देश हैं, जो छोटे देश हैं, जो अब अपने अपनी जो इकोनॉमिक्स है उसको बूम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री बना रहे हैं अपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों पर ये क्या लगा दे रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। भाई कार्बन एमिशन मत करो, कार्बन एमिशन मत करो, अपने यहाँ औद्योगिकरण मत करो। पहले तो इन्होंने कर लिया जो करना था करके, और बस अपना हो गया काम खत्म। यहाँ पर देखो ये लिखा है, भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस अवसर पर 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन? भारत। भारत की अध्यक्षता का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्णय। क्वेश्चन देखने से पहले हम समझेंगे, अभी बहुत सारी चीजें हैं। हमने बात की थी सी, इसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये किसका है? ये है यूरोपियन यूनियन की ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत कुछ कार्बन इंटेंसिव इंपोर्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्शन पर उनकी उत्पादक क्रिया से जुड़े कार्बन उत्सर्जन के आधार पर शुल्क समायोजन लगाया जाता है। वो क्या लगाते हैं? पैसा लगाते हैं कि भी कितना कार्बन एमिशन करोगे, कितना बचा है आपका, तो उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं। तो कम से कम आप क्या करें? कार्बन एमिशन करें। सही है। अब देखिए इससे जो है क्या होगा, किन उत्पादनों पर प्रभाव पड़ेगा, किन किन जो उत्पादन करोगे उन उत्पादनों पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो जो मुख्यतः उत्पादन होंगे जिन पर प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आयरन पे, आयरन और स्टील। आयरन स्टील पर पड़ेगा, एल्यूमिनियम पर पड़ेगा, सीमेंट पे पड़ेगा, फर्टिलाइजर पर पड़ेगा, हाइड्रोजन पर पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी पर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जो ईयू है, अब ब्रिक्स वाले तो बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन अब ईयू भी तो आएगा, यूरोपियन यूनियन।
अब यूरोपियन यूनियन अपने तर्क दे रहा है, यूरोप जो इसके अनुसार, ईयू के अनुसार जो सीबैम का उद्देश्य है कार्बन लीकेज को रोकना। ये कह रहा है कार्बन लीकेज रोके। अच्छा, कार्बन लीकेज क्या है? जब कड़े जलवायु नियमों के कारण कार्बन इंटेंसिव उद्योग ऐसे देशों में उत्पादन स्थानांतरित कर दें जहां जो क्लाइमेट रेगुलेशन अपेक्षाकृत कमजोर हो। ये क्या कर रहे हैं कि कभी ऐसा ना हो कि जो लोग हैं ना, वो लोग अपने यहाँ पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लिए यहाँ जा रहे हैं जहाँ कार्बन एमिशन कम है और वहां पर जाकर ये कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। वहां पर कोई क्लाइमेट रेगुलेशन है नहीं, वो कमजोर है, तो वहां पर जाकर भी अपना धंधा बढ़ा रहे हैं। अब इसमें भारत का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, भारत का प्रभाव इंपॉर्टेंट ये है, इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। भारत यो को जो यो EU सही, थोड़ा कम कर रही है। भारत EU को बड़ी मात्रा में आयरन स्टील निर्यात करता है। कौन करता है? भारत करता है कि EU को, कि इसको निर्यात कर देते हैं। अच्छा, खबर के अनुसार क्या है, जो EU है, EU को भारत के लगभग 90% ऐसे निर्यात सीबैम फ्रेमवर्क के दायरे में आते हैं। इससे भारत एक्सपोर्ट्स पर अतिरिक्त कार्बन कंप्लेंस, है ना, कंप्लेंस रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती है। इससे भारत की जो भारतीय जो उत्पाद हैं, उत्पादों की जो EU मार्केट में क्या हो सकती है, उसको प्रभावित हो सकती है। ओके, अब देखिए हमने क्या क्या देखा इसमें। हमने देखा ब्रिक्स, हमने देखा EU, हमने देखा सीबैम, हमने देखा कार्बन टैक्स, हमने देखा डेवलपिंग कंट्रियां। ये सब चीज हमने देख ली। अब इसके बाद देखिए, अब मैं जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं हम 3 पॉइंट में। देखो, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो रहा है? जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हो रही है? 12वीं ब्रिक्स की, वो हो रही है नई दिल्ली में, है ना। और कौन चेयर कर रहा है इसको, ब्रिक्स को? भारत कर रहा है। और सीबैम का क्या है? ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन लीकेज को रोकना है। मुख्य क्षेत्र क्या है इसका? स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, ये हमने देखा। अच्छा, ब्रिक्स ने कार्बन को क्या करा है? पोनेटिव यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा बना के रखा है। ये कौन कह रहा है? ब्रिक्स कह रहा है ना। उसके बाद हमने देखा भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? स्टील पर, स्टील के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। ओके, उसके ब्रिक्स की मांग क्या है? अधिक क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन फाइनेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने बात की ब्रिक्स के बारे में, जिसका 2026 का समिट याद रखना कहाँ होगा? कहाँ होगा? भारत में। ओके, अब देखते हैं हम, चलो इसका देखते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कार्बन लीकेज की समस्या से निपटना है। क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कार्बन लीकेज की समस्या से निपटना। उसके बाद यह कार्बन इंटेंसिव इंपोर्टेड प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या है? हाँ, ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, हमने पढ़ा था। उसके बाद इसका प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों के कुछ निर्यातों पर पड़ सकता है। क्या पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? तो ये भी क्या है? ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा, हमने पढ़ा था कि इस पर इफेक्ट पड़ सकता है भारत पर। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है, देखो चौथा ये ठीक है, देखो सीबैम को ब्रिक्स देशों ने विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और फाइनेंस बढ़ाने का एक साधन घोषित किया है। नहीं, ये तो मांग कर रहे हैं ब्रिक्स वाले, लेकिन ये इन्होंने किया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा गलत है। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, और 3 भी सही है, तीनों भी सही देख लिया, 3 सही है, तो इसका राइट आंसर सही है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो देखो, सीबैम का मुख्य उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है, ठीक है। उसके बाद इसका संबंध कार्बन इंटेंसिव इम्पोर्टेंट गुड्स से है, ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरा है, भारत के स्टील जैसे निर्यातों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल पड़ सकता है, चौथा गलत था। ब्रिक्स ने सीबैम को क्लाइमेट फाइनेंस का साधन नहीं माना, बल्कि इसकी आलोचना करते हुए विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट एडाप्टेशन
फाइनेंस बढ़ाने की मांग की है। अब देखिए तीसरा है हमारा साइंस से रिलेटेड और वायरस से संबंधित एक न्यूज आ रही है। H1B1 केस ऑन द राइज, एक्सपर्ट्स से नो कॉज फॉर अलार्म। ओके, तो हमारी ये वाली न्यूज है, इस न्यूज को हम समझते हैं। ये कह रहे हैं जो H1N1 के मामले बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है ना। से नो कॉज फॉर, चिंता की कोई बात नहीं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस न्यूज को हम पूरा समझेंगे अच्छे से। देखिए ये लिखा है H1 मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप आराम से मजे लो। ठीक है, जिंदगी के मजे लो। पहले इसको देखते हैं। H1N1 को सामान्यतः स्वाइन फ्लू कहा जाता है। यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है और मुख्यतः रिस्पिरेटरी इलनेस पैदा करता है, मतलब सांस लेने में इसमें बीमारी हो सकती है या होती है। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है वो समझते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो देखो वर्तमान स्थिति समझते हैं। जो ये है ना, बहुत सारे राज्यों में H1N1 इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ओके, इसको बोलते हैं ILI, ओके, IL जैसे जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामले में वृद्धि देखी गई है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेस वाले लोगों को विशेष सावधानी की इसमें क्या है जरूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कई जगह स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी सोच रहे हैं कि भाई हम पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली सिस्टम उन्होंने कर लिया है। अब इसमें देखिए राज्य कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली इफेक्ट हो रहा है। दिल्ली में क्या हुआ है, इस मानसून में 1300 लगभग 1300 H1N1 इन्फेक्शन के मामले आए हैं। अच्छा, शुरुआती जो अगस्त में इसमें आए थे 1344 केस आए थे, और पिछले वर्ष की अवधि में क्या हुआ 900 200 लगभग 229 केस थे। जो पिछले वर्ष था ना उसमें 229 केस थे, लेकिन इस बार 1300 केस आए हैं, यानी लगभग 6 गुना हो गए। उसके बाद मुंबई की बात करते हैं हम। देखो दिल्ली की याद रखना, दिल्ली में याद रखना है कि कम से कम कितने केस आए हैं। दिल्ली में 1300 केस, ऐसे याद रखते हैं 1300 केस। जो पिछले कितने आए थे 229, है ना, कितने गुना ज्यादा हुए, लगभग 6 गुना ज्यादा हो गए। उसके बाद हम मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में क्या हुआ, मुंबई में 1 जून से लेके 15 अगस्त तक 1 जून से 15 अगस्त तक 309 मामले आए हैं, और पिछले साल कितने आए थे 72, बस 72 आए हैं। अच्छा, केरल में देखो, केरल तो है ही है, आपको पता ही है, केरल तो होगा ही होगा। अच्छा, इस वर्ष अब तक केरल में 7421 लगभग 7421 इन्फ्लुएंजा केस और 88 कितनी हुई है डेथ हुई है। अच्छा, इसमें जो अधिकांश मौतें हुई हैं, जो 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है इसी वायरस की वजह से। अच्छा, मई में जो केस बढ़ना शुरू हुआ और जून जुलाई में इसमें तेजी से ये बढ़ा। अब इसमें ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ है नहीं इसमें, लगाया नहीं ग्राफ। देखो चेन्नई भी इसमें बचा नहीं है। चेन्नई देखो, चेन्नई में क्या हुआ है, बच्चों में H1N1 और अन्य इन्फ्लुएंजा ए इन्फेक्शन में वृद्धि देखी गई है। डॉक्टर ने अर्ली टेस्टिंग की सलाह दी कि भाई एकदम से आप क्या करो, टेस्टिंग कर लो। अब हमने इसमें क्या क्या समझाया वो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए इन्फ्लुएंजा ए ये एक सब टाइप है। कॉमन नेम है इसका स्वाइन फ्लू। कॉमन नेम इसका क्या है, स्वाइन फ्लू। ये फैलता है संक्रमण से फैलता है। उसके बाद प्रमुख प्रभाव क्या है इसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको इफेक्टेड करता है। अच्छा, प्रमुख सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, प्रमुख सिम्टम्स समझना है हमें कि जब अगर आपको ऐसी चीज H1N1 अगर ये वायरस होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं ना, वो देखते हैं लक्षण।
देखो लक्षण में क्या क्या आएगा, आपको फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगी मतलब खांसी हो जाएगी, सोरे हो जाएगा, उसके साथ साथ जो थ्रोट हो जाएगा, रननी या ब्लोकेट नोज हो जाएगी, आपकी नोक क्या होगा, नोज ब्लॉक हो जाएगी, हेडेक होगा मतलब सर दर्द होगा, उसके बाद फैटिक होगा, मसल या बॉडी एच हो सकता है मतलब पेन हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। अच्छा गंभीर मामलों में क्या होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, मतलब आपको भर्ती कराया जा सकता है हॉस्पिटल में। हाई रिस्क ग्रुप, जो हाई रिस्क है इसमें अभी हमने समझा, इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्क होता है वो चिल्ड्रंस को होता है, बच्चों को होता है, एल्डर को होता है, जो क्रोनिक डिसीज पेशेंट हैं उनको होता है। अर्ली टेस्टिंग में क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं विकसित होने के, सिम्टम्स विकसित होते हैं 24 से 48 घंटे के भीतर टेस्टिंग की सलाह दी जाती है इसमें। और एंटीवायरस ड्रग्स क्या है, इसमें शुरुआती दिनों में अधिक प्रभावित हो जाता है एंटीवायरस ड्रग्स जो लगाते हैं इसके लिए। और दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितने केस आए हैं, 1344, मतलब लगभग 1300। और कहाँ ये, अगस्त में आए हैं। केरल में कितने आए हैं, कितने केस आए थे, 7000, केरल में आए 7421 केस, जिसमें डेथ हुई थी 88 लोगों की। तो ये खतरनाक वायरस है और बच के रहना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इसका। ठीक है। अच्छा स्वाइन फ्लू मनुष्य में होने वाला एक संक्रमण श्वास रोग है। उसके बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है और खांसी और छींक से निकलने वाले जो बूंदें निकलती हैं पौधों के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण मौसमी इन्फ्लुएंजा के समान होते हैं। अभी हम इसमें ना थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखते हैं H1N1। H1N1 क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसका सामान्य रूप से बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये सब टाइप है। इसे आमतौर पर क्या बोला जाता है, स्वाइन फ्लू बोला जाता है, स्वाइन फ्लू बोला जाता है। अच्छा इन्फ्लुएंजा क्या होता है वो समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंजा एक क्या है, वायरस है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण हमने देख लिए, क्या होते हैं, बुखार होता है, खांसी होता है, गले में खराश होती है, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द होता है, थकान होता है, मांसपेशियों शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। सब समझ लिया हमने। इन्फ्लुएंजा भी हमने देख लिया, लक्षण क्या है इसके, है ना, इन्फ्लुएंजा के समान होते हैं। अब अच्छा जो ये होता है ना, क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू में भी अचानक बुखार आ जाता है, खांसी सूखी खांसी और गले में खराश होती है, वही होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और थकान होती है, ठंड लगना या कपकपी आना, उल्टी दस्त हो सकते हैं इसमें। ये सारी चीजें आपको है या किसी को भी हो रही है आपके परिचित में, तो आप समझ जाइए कि इसको ये वाला वायरस हो चुका है। अब एक एडिटोरियल है उसको समझ लेते, नहीं अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसका इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो H1N1 इन्फ्लुएंजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। H1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। H1N1 संक्रमण मुख्यतः रेस्पिरेटरी इलनेस से संबंधित है। तो बताना है आपको कि कौन सा सही होगा। देखो इसका पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा, इसका क्या है, ठीक है या नहीं। यह क्या करता है, बच्चों, बुजुर्गों तथा कुछ क्रोनिकल मेडिकल कंडीशन वाले लोगों में गंभीर बीमारी का जोखिम अधिक है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। H1N1 केवल पशुओं में होने वाला संक्रमण है और मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता, मनुष्य को संक्रमित नहीं करता। तो मनुष्य को तो करता है, तो इसका चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। देखिए तीसरा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सबटाइप है। यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी इलनेस का कारण बनता है। बच्चे, बुजुर्ग और कुछ क्रोनिकल कंडीशन वाले व्यक्तियों में कॉम्प्लिकेशन का जोखिम अधिक होता है। चौथा है H1N1 मनुष्य को भी संक्रमित करता है, इसे स्वाइन फ्लू नाम से जाना जाता है, इसे स्वाइन फ्लू नाम से जाना जाता है। ठीक है, मनुष्यों को प्रभावित करता है। तो चौथे में लिखा था मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता, और सही हो गया ये वाला। एडिटोरियल है रोजगार से संबंधित।
ये द हिंदू का एडिटोरियल है, इसको लगाया मैंने, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है ये। इसमें लिखा है एम्प्लॉयमेंट गारंटी हैज स्लिप्ड इनटू लिम्बो। देखो ऐसा है ना, इसको सिर्फ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, इसकी मैं जो मेन पॉइंट है वो समझ लेंगे। अगर आप चाहो कि पूरे के पूरा जो इसमें एडिटोरियल है उसको समझाया जाए पढ़ के, तो मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन आप आगे से बताएंगे मुझे कि आगे से मैं कैसे करूंगा और क्या करूंगा इसके बारे में। तो हम समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। देखो क्या हुआ, आपने सुना होगा नरेगा, नरेगा, नारेगा नहीं नरेगा। उसके बाद मनरेगा सुना होगा, उसके बाद क्या हुआ मनरेगा, हुआ पहले नरेगा फिर मनरेगा। उसके बाद अब इसका नाम कर दिया है, अब देखिए नाम क्या कर दिया है इसका, बी बीबी जी राम जी, बीबी जी राम जी, ये कर दिया इसका नाम। तो इसके तीसरा नाम आपको आपके सामने है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा, अब इससे पॉइंट समझते हैं। देखिए जो ग्रामीण रोजगार में संकट की बात हो रही है ना, ग्रामीण रोजगार में क्या है संकट, मनरेगा और उसके उत्तराधिकारी कौन है, मनरेगा का उत्तराधिकारी बीवी जी राम जी, बीवी जी राम जी के तहत रोजगार सृजन में अभूतपूर्व गिरावट आई है। अगर पहले 100 लोगों को मिल रहा था तो अब लगभग 70 लोगों को रोजगार मिल रहा है, या उससे कम लोगों को मिल रहा है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि पहले 100 लोगों को मिल रहा था, अभी 50 लोगों को मिल रहा है, लगभग 50% की आ गई गिरावट आ गई है। तो जुलाई 2026 में क्या हुआ, जुलाई 2026 में इसमें जो गिरावट आई है वो आई है 50% की। जुलाई 2026 में बीबीजी राम जी के तहत रोजगार सृजन पिछले साल के मनरेगा की तुलना में करीब कितने परसेंट की गिरावट आई, 50% कम रहा। अंतिम आंकड़ा लगभग 9 करोड़ परसेंट डे रहने का अनुमान है। सरकार 5 राज्यों वाला सिर्फ भ्रामक, सरकार का जो तर्क है 5 राज्यों वाला वो क्या है भ्रामक है। इसमें क्या है, सरकार ने गिरावट के लिए उन 5 राज्यों को जिम्मेदार बताया है जिन्होंने बीबीजी राम जी को निलंबित किया था। जो एडिटोरियल है ना, एडिटोरियल के अनुसार क्या है, पूरी गिरावट को समझने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ये जो एडिटोरियल है ना, इसमें थोड़ी चीजें छोड़ दी गई हैं। नई योजना का संक्रमण ठीक से नहीं हुआ है, ओके, ये सही से नहीं फैला है। जो नई योजना है उसको लोगों तक सही से नहीं फैलाया गया, नहीं बताया गया है। इसमें जो बीबीजी राम जी को मनरेगा की जगह 1 अप्रैल 2026 को, कितने को 1 अप्रैल 2026 को लागू होना था, लेकिन नियम समय पर तैयार नहीं हुए। इसका जो परिणाम क्या हुआ, शुरुआती महीने में कंफ्यूजन हो गया और इसमें थोड़ा गैप भी दिखा गया। जो इम्प्लीटेशन होता ना इसका, जो ये लागू होता उसमें क्या हो गया, गैप हो गया। अप्रैल जुलाई में रोजगार में भारी कमी आ गई एकदम से। 2026 से 2027, 2026-27 के अप्रैल जून में मनरेगा बीबीजी राम जी ने लगभग 17 करोड़ परसेंट डेज रोजगार दिया, जो पिछले 2 वर्षों के औसत में करीब 43% कम है। राज्यों में क्या हुई है, व्यापक गिरावट आई है। अब समझते हैं राज्यों में क्या हुआ, लगभग सभी राज्यों में गिरावट आई, सभी राज्यों में घटा हुआ, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, है ना, चाहे मतलब यूपीए की सरकार हो या एनडीए की, मतलब इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो। उसमें क्या है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो गिरावट आई है 84.6% की गिरावट आई है। आप उत्तराखंड देख लेते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है जिसमें 70% की गिरावट आई है। उसके बाद आप देखते हैं पंजाब में, है ना, पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, उसमें 76.9% की गिरावट आई है। आप देखेंगे झारखंड, झारखंड झारखंड में देखेंगे तो 75.5 की क्या ये गिरावट आई झारखंड में, किसकी सरकार है, आई थिंक कांग्रेस की सरकार है। आप देखेंगे हरियाणा, एचआर, हरियाणा में भी गिरावट आई है 75.3% की, 3% की, 75.3% की। हरियाणा में भी आपको बीजेपी की सरकार मिलेगी। यूपी में भी 74.3% की गिरावट आई है, यूपी में आपको सरकार मिलेगी।
बीजेपी की सरकार मिलेगी। अच्छा, एमपी में 68.8% की गिरावट आई है। एमपी में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। जब ये कह रहे हैं कि कुछ राज्यों ने नहीं लागू किया है, तो इसमें तो आपकी सरकार है, सॉरी बीजेपी की सरकार है, मतलब आपकी सरकार की सरकार है, तो फिर भी आप गिरावट दिखा रहे हैं उसमें। अच्छा, कर्नाटक में 68.3% की गिरावट आई है। तो सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो आई है पंजाब में, सॉरी पंजाब में नहीं, सबसे ज्यादा आई है गिरावट हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 84.6% की गिरावट आई है रोजगार। तो रोजगार दे रहे हैं या छीन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करना चाह रहे हैं? चलिए देखते हैं। अब देखो, समझते हैं सबसे जो गरीब राज्यों पर ज्यादा असर पड़ा है। इसमें बताया गया है कि सबसे जो ज्यादा असर पड़ा है वो गरीब राज्यों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे बड़े और गरीब राज्यों में रोजगार की भारी गिरावट आई है। ये चिंता का विषय। बजट और वास्तविक रोजगार में विरोधाभास भी आया है। जो बीबीजी रामजी के लिए 2026 से 2026-27 में 95,692 करोड़ आवंटित किया गया, लेकिन वास्तविक रोजगार में अपेक्षित क्या हुई है? वृद्धि की बजाय भारी गिरावट आई है। इतना सारा बजट देने के बाद भी, इतना सारा पैसा देने के बाद भी सब खत्म, कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, मनरेगा की तुलना में खर्च बढ़ने की उम्मीद थी। मनरेगा भी मान लो कम करता है, तो ये लगभग इसमें सोचा गया था बीबीसी राम जी पर खर्च लगभग 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था, जो 2025-26 के मनरेगा खर्च से 70% अधिक होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद है ना, 70% अधिक होता, लेकिन नहीं हुआ। अब एक पॉइंट और है, जैसे आपने देखा कि मजदूरी भुगतान की चुनौती। देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को उनकी सैलरी नहीं मिलती, काम करते हैं लेकिन सैलरी नहीं मिलती है। तो मजबूरी भुगतान में देरी भी एक समस्या है। और साथ में क्या है, जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और जो सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी क्या हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर सकती हैं। अब देखिए इसमें जो है ना, अब ये पूरी चीजें हमने समझ ली, हमने 10 मिनट समझे हैं लगभग। अब इसमें देखो, जो एडिटोरियल का जो मुख्य संदेश है, मुख्य जो बात बताना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार गारंटी कानून बदल दिया, लेकिन जमीन पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कमजोर पड़ी है। एडिटोरियल ये कह रहा है, नई व्यवस्था के संक्रमण, नियमों और इम्प्लीमेंटेशन की खामियों के कारण ग्रामीण रोजगार में भारी गिरावट आई है। खासकर जो गरीब राज्यों में इसका असर क्या आया है? ज्यादा आया। ग्रामीण आय, गरीबी और मांग पर भी इसमें पड़ा है। अब यहाँ पर आप समझेंगे, ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है आपके लिए। कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण विकास, सेंटर स्टेट रिलेशन, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गरीबी, इन सारी चीजों से संबंधित ये एडिटोरियल है। अच्छा, इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित ये है, पॉलिटी से संबंधित है। ये सारी की सारी चीजों से आपके ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। और रोजगार की तो आपको पता ही है, रोजगार की व्यवस्था कितनी खराब है। ये जो है, ये मैंने आपको सब बता दिया था ना, इंपोर्टेंट राज्य जो भी ग्राफ का बता दिया था। अब समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बताना है इसका आंसर। हाल ही में ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था में रोजगार सृजन में भारी गिरावट देखने मिली है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। के सही बताना है। अप्रैल जुलाई 2026 में मनरेगा और बीबीजी रामजी के तहत रोजगार सृजन पिछले 2 वर्षों के औसत की तुलना में लगभग 43% कम रहा है। क्या ये राइट आंसर है? बिल्कुल राइट आंसर है ना, राइट आंसर बी है। देखो दूसरा है, जुलाई 2026 में रोजगार में गिरावट केवल उन राज्यों के कारण हुई जिन्होंने बीबीजी रामजी को निलंबित किया था। क्या ये ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि किन किन राज्यों में भी इसकी दिक्कत आई है।
नई व्यवस्था में नियमों और प्रशासनिक संक्रमण में देरी को रोजगार में गिरावट का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये क्या है, पहला ऑफिस है। चलिए, तो हमारे हमने एडिटोरियल न्यूज सब डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आपको सच में ये जो न्यूज है ये अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपने सुझाव देंगे, अच्छे से सुझाव देंगे और मुझे बताएंगे कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, कैसे ऐड कर सकता हूँ और किस तरह से इस न्यूज को और बढ़िया बना सकते हैं हम। आप अपनी सलाह दीजिए और बताइए कि इसमें स्टैटिक ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, बोलने का तरीके में क्या चेंज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।